रहा है इसलिए नमस्कार, मैं मोहम्मद इमरान। आज हम बात कर रहे हैं एक उस प्रोसेस की जिसमें जल कर तप कर आदमी बनता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और इसको कंडक्ट कराती है यूपीएससी यानी संघ लोक सेवा आयोग। अब सोशल मीडिया पर तरह तरह की बातें चल रही हैं और ये बातें उस वक्त शुरू हुई जब महाराष्ट्र कैडर की ट्रेनी आईएएस पूजा खेड़कर की चैट वायरल होने लगी। उन्होंने अपने ही जिलाधिकारी से उल्टी सीधी डिमांड की और अपनी पर्सनल ऑडी कार पर लाल बत्ती लगाई और खुद को पीएम से भी ऊपर समझने लगी, बदतमीजी करने लगी। उसके बाद शुरू होता है उनका मीडिया ट्रायल और खुलकर सामने आया किस तरह से उन्होंने यूपीएससी में पूरा फर्जीवाड़ा किया है। आज हम इसी पर बात करेंगे करियर प्लस के चेयरमैन अनुज अग्रवाल जी से, जिनके यहाँ से एक दो नहीं बल्कि सैकड़ों आईएएस, आईपीएस, पीसीएस, आईआरएस और आईएफएस अधिकारी बने हैं और सेवा में हैं। जी अनुज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि पुणे वाला ये पूरा इंसिडेंट आपने पूजा खेड़कर का देखा होगा, तो आप किस एक स्टडी सेंटर के हिसाब से आप किस तरह इसको देख रहे हैं? देखिए, मुझे लगता है कि सिविल सर्विस भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवा है, उसकी बड़ी गरिमा है और हर अच्छे स्टूडेंट का जिसकी अच्छी बौद्धिक क्षमता है, जिसके अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड रहा है एकेडमिक, वो देश की सेवा करना चाहता है सिविल सर्विस के माध्यम से। तो ऐसे में कोई भी गलत व्यक्ति अगर इस सेवा में आ जाता है किसी भी गलत तरीके से, तो वो एकदम चर्चा का पात्र भी बनता है और कई बार चयनकर्ताओं की क्षमताओं पर भी डाउट होने लगता है। तो ऐसे में जो भी नवयुवक हैं जो सिविल सर्विस तैयारी कर रहे हैं, उन लोगों के लिए एक बड़ा उनके दिमाग में एक प्रश्न कॉमन लगते हैं कि क्या सच में सारी प्रक्रिया जो है वो बिल्कुल स्पष्ट है और पूरी ट्रांसपेरेंट है कि नहीं है। तो इस तरीके के व्यक्तित्व जब अगर सेलेक्ट होते हैं, इस तरह की लड़कियां या लड़के कुछ भी गड़बड़ी करके आते हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक भ्रम पैदा करते हैं और लोगों के मन में संशय पैदा करते हैं। और ये जिम्मेदारी है, जो कि यूपीएससी एक संवैधानिक संस्था है और उसकी चयन प्रक्रिया निश्चित रूप से बहुत पारदर्शी है और हर स्तर पर उसको पारदर्शी बनाए रखने की और उसकी क्वालिटी मेंटेन रखने की कोशिश होती है। लेकिन उसके बाद भी सेंध ला के कोई व्यक्ति इस तरह से घुसा है उसमें, तो ये अपने आप में पूरे भारत सरकार के ऊपर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर। अच्छा, सोशल मीडिया पर कई आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर, आईआरएस अफसर, उनके फोटो डाले जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि किस किस तरह से इन सब लोगों ने फेक डॉक्यूमेंट्स देकर चयन लिया है। तो कोई ऐसी खबर आपके पास है या ऐसे किसी उसको जानते हैं आप? देखिए, ये स्वाभाविक रूप से होता है। बहुत सारी बातें हम सोशल मीडिया में देखते हैं कि जिनके सिर पैर नहीं होते और वायरल होने लगती हैं। कुछ लोग अच्छी इंटेंशन से, कुछ लोग खराब इंटेंशन से भी झूठे डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेके इस तरह की बातें फैला सकते हैं। लेकिन ये अपनी शुचिता बनाए रखने के लिए यूपीएससी को जरूर करना चाहिए कि अगर कहीं पर डाउट है या किसी की रिपोर्ट उसके पास आई है तो उनकी पुनर्जांच कर ले, जैसे पूजा के मामले में किया गया। तो ये एक उसकी अपनी इंटीग्रिटी का मसला भी और देश के लिए भी बहुत बड़ा मसला है कि कहीं अक्षम लोग, गलत लोग हमारे सिस्टम में ना आ पाए। तो ये फिल्ट्रेशन का प्रोसेस करना चाहिए। तो ऐसे किसी व्यक्ति की अगर यूपीएससी पहल करे कि जनता में किसी को किसी की डिग्री पर डाउट है या किसी की क्षमता पर डाउट है, तो हमें उसकी डिटेल भेज दे, हम उसके लिए इंक्वायरी कमेटी बना लेंगे। तो ये हमेशा होता भी आया है और मुझे लगता है इस तरीके की पहल यूपीएससी करेगी तो उससे उसकी जो साख है और मजबूत होगी। अच्छा, एक बहुत अहम सवाल ये कि कोई भी बच्चा चाहता है कि मैं आईएएस बन जाऊं, आईपीएस बन जाऊं या अदर सिविल सर्विसेज में जाऊं, तो क्या इसका प्रोसेस होता है? लोग अभी भी भ्रम की स्थिति में रहते हैं कि ना जाने क्या क्या होता है। नहीं, सिविल सर्विसेज देखिए, अगर देखा जाए तो सबसे सरल एग्ज़ाम है और सबसे सस्ता एग्ज़ाम है, जिसमें बहुत थोड़ी सी 100 रुपये के आसपास की नॉमिनल फीस पर हम प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दे लेते हैं। और जो SC ST OBC जो रिजर्व कैटेगरी के छात्र हैं उनको कोई फीस नहीं देनी पड़ती है। और इसमें सिंपली ग्रेजुएट अगर आप हैं किसी भी स्ट्रीम से, यूजीसी से मान्यता प्राप्त किसी भी यूनिवर्सिटी से अगर आप ग्रेजुएट हैं, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। 21 साल की इसमें एज है। तो
लेकिन इसमें जितनी एकेडमिक क्षमता है उससे ज़्यादा व्यक्ति की व्यवहारिक क्षमता, उसकी जो भी देश में, समाज में, दुनिया में जो भी घटनाक्रम है उनकी पर अच्छी समझ और पकड़, और अपने विषय वस्तु पर गहराई से उसकी समझ और पकड़, उससे भी ज़्यादा उसकी लेखन क्षमता, उसकी प्रस्तुतिकरण, इन सब चीज़ों की परीक्षा होती है। लेकिन एक व्यक्ति जो थोड़ी सी मेहनत कर सकता है, जीवन में की समझ रखता है और अपनी नॉलेज को प्रैक्टिस से जोड़ सकता है, वो आराम से इस परीक्षा में सफल हो सकता है। अच्छा, इसका क्या प्रोसेस होता है, किस तरह से ये परीक्षा होती है पूरे कंडक्ट, हाँ। और किस तरह से जो है जो कोई भी स्टूडेंट होता है उसका किस तरह से चयन होता है? देखिए, सिविल सर्विस के लिए जो भारत सरकार के जितने भी ग्रुप ए पोस्ट हैं और जितनी स्टेट गवर्नमेंट की एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट हैं, उन सब के लिए चयन सिविल सर्विस के थ्रू होता है। तो एक यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो भारत सरकार की या राज्य सरकारों की जो ज़रूरतें होती हैं ग्रुप ए अफसरों की, वो उनको सबसे पूछती है, हर मंत्रालय से पूछती है। उन सब के बाद वो एक वैकेंसी जनरेट करती है, मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल उसको लिस्ट देती है कि हमें इस फील्ड में इतने अफसर चाहिए। तो उसके हिसाब से वो एक सालाना एक वैकेंसी जनरेट करते हैं। इसमें यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन साल भर अलग अलग परीक्षाएं लेता रहता है। कभी मेडिकल सर्विसेज की परीक्षा लेता है, कभी इंजीनियरिंग सर्विस की लेता है, कभी फॉरेस्ट सर्विस की लेता है, कभी सिविल सर्विस की लेता है, कभी जियोलॉजिकल सर्विस की, इकोनॉमिक सर्विस की, तो स्टैटिकल सर्विस की, इस तरीके की अलग अलग पोस्ट पर वो भर्ती करते रहता है। जिसमें सबसे प्रतिष्ठित अगर वो है तो वो सिविल सर्विस की परीक्षा है। तो इसमें जो चयन का मापदंड है उसमें तीन स्टेप पर ये एग्जाम होता है, त्रिस्तरीय परीक्षा होती है, प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू। इंटरव्यू मेंस का ही पार्ट होता है, तो एक तरीके से कह सकते हैं टेक्निकली ये 2 स्तर की है, लेकिन प्रैक्टिकली 3 स्तर पर परीक्षा होती है। जो प्रीलिम्स परीक्षा होती है वो उसमें 12th स्टैंडर्ड के और ग्रेजुएशन के बीच का एक स्टैंडर्ड होता है। उसमें मल्टीपल चॉइस प्रश्न होते हैं, एक जीएस का प्रश्न होता है, एक सीसेट का प्रश्न होता है। तो जो सीसेट होता है बच्चे की एप्टीट्यूड चेक करने के लिए होता है कि बच्चे का एप्टीट्यूड उस परीक्षा के लिए है कि नहीं है। उस तरीके के जो जॉब्स जो सिविल सर्विस के थ्रू लिए जाने हैं उनमें वो मेंटली फिट है कि नहीं है, वो क्वालिफाइंग टेस्ट होता है। और एक जनरल स्टडीज़ का टेस्ट होता है जिसमें 9, 10, 11, 12 की जो एनसीईआरटी है और करंट अफेयर्स उस पर बेस्ड होकर सारे क्वेश्चंस आते हैं। जिसके मार्क्स जुड़ते हैं उस मार्क्स के बेस पर ही मेरिट बनती है। जो सीसेट क्वालिफाई करते हैं और जिनके मेरिट में जीएस में नंबर ऊपर होते हैं, उन ऐसे 12 से 15 हज़ार के बीच बच्चों का नंबर सीट के 12 से 14 गुने के आसपास बच्चों का सिलेक्शन किया जाता है। प्रीलिम्स जो होता है वो सिर्फ स्क्रीनिंग टेस्ट होता है, चूंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट बहुत सारे बैठते हैं, लगभग 10 लाख लोग एग्जाम इसमें देते हैं और 6 से 7 लाख लोग अपियर होते हैं। जो फॉर्म भरते हैं लगभग 10 लाख होते हैं, जो एग्जाम में अपियर होते हैं 6 लाख 7 लाख के बीच में होते हैं। तो उनमें से 15,000 बच्चे के आसपास, 14,000 बच्चे के आसपास छांटे जाते हैं। उनकी फिर मुख्य परीक्षा होती है जो असली एग्जामिनेशन होता है, जिसके मार्क्स से मेरिट बनती है। करीब 10-11 हज़ार बच्चों की असली परीक्षा, मतलब 10 से 15 के बीच में नंबर। अगर सीटें 800 के आसपास हैं तो 12 से 14 गुना लेते हैं लगभग। अब लगभग 14 गुना लिया जा रहा है, आजकल जो दिख रहा जा रहा है 14 गुना के आसपास लिया जाता है। अच्छा। तो जैसे 1000 सीटें होती तो लगभग 14,000 बच्चों का सिलेक्शन होता है। 800 सीटें तो प्रोपोर्शनली इतना कम हो जाता है। अच्छा। तो ये हर बार वेरी करता है, लेकिन नंबर ऑफ सीट पर डिपेंड करता है। अच्छा, सपोज जो है सिलेक्शन हो गया, अब जो ये पूजा खेड़कर वाला जो मामला चल रहा है वो चल रहा है कि इसने अपनी पूरी आइडेंटिटी बदली, अटेम्प्ट ख़त्म हो गए थे, फिर इसने नई आइडेंटिटी से अपना एग्ज़ाम दिया और डिसेबिलिटीज़ के इसने सर्टिफिकेट लगाए, तो उसका क्या बेनिफिट मिलता है? देखिए, डिसेबिलिटी की अलग मेरिट बनती है और उसमें बहुत कम नंबरों पे सिलेक्शन हो जाता है। हालांकि उसमें बहुत ज़्यादा मेजर पोस्ट नहीं दी जाती हैं, लेकिन उसमें आपको ग्रुप ए के ही अफसर बनाया जाता है। लेकिन उसने वो जो लैकुना था एक यूपीएससी का, यूपीएससी ने दिव्यांगों को प्रमोट करने के लिए वर्ल्ड वाइड है, जिसको भारत सरकार भी यूनाइटेड नेशन के चार्टर को मानती है, वो दिव्यांगों को प्रमोट करना, उनको मुख्यधारा में लाने का उसका एक उद्देश्य होता है। लेकिन उसमें नॉर्मली चूंकि दिव्यांग बच्चे उतने सक्षम नहीं होते, उतने बौद्धिक रूप से उनकी क्षमताएं नहीं होती, तो इसलिए उनकी मेरिट थोड़ी निचले स्तर पर चली जाती, कम नंबरों पर उनका सिलेक्शन हो जाता है। बल्कि कम नंबर पे नहीं कहेंगे हम, बहुत कम नंबर पे हो जाता है। अच्छा। तो ऐसे में कोई भी अगर जनरल कैटेगरी का साधारण बच्चा भी है तो वो आराम से, अगर वो दिव्यांग कैटेगरी में एग्जाम दे तो उसका आराम से सिलेक्शन हो सकता है, क्योंकि बहुत कम नंबर चाहिए होते हैं। वो एक तो क्या इसका बेनिफिट प्रीलिम्स में, मेंस में, सब हर जगह होता है। प्रीलिम्स में अलग मेरिट बनती है। अच्छा। और इसकी भी जो दिव्यांग की भी 5 श्रेणियां होती है, 5 की अलग अलग मेरिट बनती है। अच्छा। तो ये भी और एडवांटेज, आप
कोई पैर खराब है तो उसकी अलग है, जिसकी आंखें खराब है अलग है, हाँ। बौद्धिक रूप से है तो उसकी अलग है। तो ऐसे 5 अलग अलग कैटेगरी हैं। अब जो कहा जा रहा है कि पूजा को बार बार एम्स कॉल कर रहा था, लेटर भेज रहा था, लेकिन वो बचती रही, बहाने बनाती रही। तो इसमें कहीं कोई त्रुटि है कि नहीं गई और फिर भी उसको देखिए जो है ट्रेनिंग पे भेज दिया? ये एक फर्जी डॉक्यूमेंटेशन कर और चीट करने की पूरी 420 का केस है, जिसमें उसने चीट किया है देश की सबसे गौरवान्वित संस्था को, यूपीएससी को। और जो थोता चना बाजेगना तो उसकी क्षमता थी नहीं, और वो उसकी बातों में, उसकी बॉडी लैंग्वेज में, उसकी हरकतों में वो निकल के सामने आ गई। जो एक यूपीएससी का रियल एस्पिरेंट होता है और सिलेक्शन होता है वो बड़ा धीर गंभीर होता है, और उसके व्यक्तित्व तो दिखने लगता है अपने आप। हम आप भी अनुभवी हैं, हमें समझ में आ जाता है। और जो हमें वो इनकम्पिटेंट लगता है, हमें समझ में आ जाता है कि ये यूपीएससी लायक नहीं है व्यक्ति, इसका सिलेक्शन कैसे हो गया। तो ऐसे गैर जिनकी क्षमताएं कम है, जैसे आपने कुछ एग्जाम्पल बताया कि उनके बारे में गूंज रहा है, सब जगह घूम रहा है सोशल मीडिया पे कि ये कंपिटेंट नहीं है, इनका सिलेक्शन हो गया, इन्होंने फर्जी बड़ा किया है। हाँ। तो उस वजह से आया वो। ऐसे कुछ उदाहरण हो सकते हैं जिन्होंने यूपीएससी की आंखों में धूल झोंकने की कोशिश की हो। लेकिन यूपीएससी का अपना फिल्टर प्रोसेस बहुत ज़बरदस्त है। वो एक एक डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करते हैं। उनका जो इंटरनल एग्जामिनेशन सेल होती है, उनकी स्क्रूटनी सेल होती है, उनकी इन्वेस्टिगेशन सेल होती है, लोकल इन्वेस्टिगेशन भी उनका सारा होता है। सारे उनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिस यूनिवर्सिटी के दिखाते हैं वहाँ से ही वेरिफिकेशन करते हैं। तो जो कुछ पूजा ने किया वो बहुत बड़ा फ्रॉड था, जिसमें हर लेवल पे उसने मैनिपुलेशन की कोशिश करी। जिस यूनिवर्सिटी से डिग्री ली वहाँ पे भी उसने मैनिपुलेशन किया, और जहाँ पे उसने दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाया वहाँ भी मैनिपुलेशन किया गया। तो वो कहीं ना कहीं चूंकि इतने बड़े स्तर पे उसने गड़बड़ियाँ की थी, वो अल्टीमेटली सामने आ जानी थी। आज नहीं आती, कल आ जाती। तो मुझे नहीं लगता कि यूपीएससी के सिस्टम में बहुत बड़ी कमी है, लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी, क्योंकि इतनी जिम्मेदार वाली सर्विसेज हैं, क्योंकि जो सिविल सर्वेंट होता है वो ऑन द स्पॉट गवर्नमेंट होता है। तो ऐसे में यूपीएससी को चाहिए कि पिछले कई सालों में जो भी सिलेक्शन हुए उनमें एक बार फिर से स्क्रूटनी करा ले सबके, जितने भी उनके प्रमाण पत्र हैं सिविल सर्वेंट्स के, जितने लोग भी सिलेक्ट हुए हैं। और ये देखिए देखिए, सारे बड़ी महत्वपूर्ण पोस्ट पे होते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात बोली है ये अनुज जी ने। जो ये सोशल मीडिया पर फैल रही है भ्रांतियां, ये सब दूर हो जाएंगी यदि 3-4 साल के जितने भी बने हुए आईएएस आईपीएस अफसर हैं सबकी स्क्रूटनी करा ली जाए, डॉक्यूमेंट चेक करा लिए जाएं। लेकिन इस सब के बीच में एक और अहम बात बताऊंगा। आज यूपीएससी के चेयरमैन मनोज सोनी ने इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने के कई कारण बताए जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल उन्होंने यही कहा है कि निजी कारणों के चलते ये इस्तीफा दे रहा हूं। तो आपको भी पता चला होगा अनुज जी। जी हाँ। देखिए, निजी कारण कुछ नहीं होता है। अगर आप यूपीएससी के चेयरमैन और आपके यहाँ इतनी बड़ी गड़बड़ी हो रही है, और अभी नीट की परीक्षा की धांधली सामने है, बहुत सारी और परीक्षाओं की धांधली हमारे सामने आई है, तो देश में कुछ गिरोह भी ऐसे सक्रिय हो गए जो कहीं ना कहीं जो पैसे वाले लोग हैं उनसे साठगांठ कर लेते हैं अपने बच्चों को सिलेक्शन कराने के लिए। उस सिस्टम को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये पॉलिटिकल गेम कम है और ये पैसे वालों का गेम ज़्यादा है जो कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में जब इतनी बड़ी जिम्मेदार पोस्ट पे, संवैधानिक पोस्ट है, वहाँ गड़बड़ी हो रही है तो जिम्मेदारी तो लेनी पड़ेगी। तो ज़्यादा अच्छा होता है कि वो इस गड़बड़ी की जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा देते। निजी कारण कुछ कारण नहीं होता। जब संवैधानिक पोस्ट पे हो तो आपकी सारी जवाबदेही आपकी होती है। भगवान राम ने भी जब सीता पर एक धोबीना लांछन लगा दिया था तो उसकी अग्नि परीक्षा ली थी। तो हमारे तो इस तरह के उदाहरण है। तो जब आप एक प्रशासनिक पद पर किसी व्यक्ति का चयन करते हो तो वो पूरे जीवन बड़े बड़े महत्वपूर्ण पदों पर होता है। उसके हाथ में सरकार होती है, हजारों लाखों लोगों का जीवन बना सकता है, बिगाड़ सकता है। करोड़ों अरबों रुपए के फंड उसके हाथ में होते हैं जिनको वो कहीं भी लगा देता है, कोई योजनाएं बनाता है। तो ऐसे में इंटीग्रिटी उसकी होना, देश के लिए कमिटमेंट होना, समाज के प्रति समर्पण होना, उसकी सारी जो पिछली हिस्ट्री है वो सारी प्योर होना, उसके सारे डॉक्यूमेंटेशन सही होना, ये बहुत बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात होती है। और ये बिल्कुल अब जिम्मेदारी और जवाबदेही है यूपीएससी की भी और राज्य सरकारों की भी, केंद्र सरकार की। जहाँ जहाँ जो अफसर है उसके सारे डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन करा, रीवेरिफिकेशन करा। क्या परेशानी है? हिंदुस्तान में डिग्रियों के फर्जी वाले हर जगह, हर एक को पता है गड़बड़ी चल रही है। और हमने कई सारी जगह देखा, पेपर सॉल्विंग गैंग में भी कई बार अफसर इन्वॉल्व हुए पाए गए। अभी एम्स के 4 डॉक्टर पकड़े गए हैं जो अभी 3rd ईयर में थे। तो ये किस स्तर तक पहुंच गई हैं फर्जी वाले की। मैं भी एक पर्सनल अपनी उसमें बहुत पहले जानता था कि एक बंदा जो बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट था वो पेपर सॉल्विंग गैंग का सदस्य था और बाद में सेलेक्ट हो गया सिविल सर्विस में। वो मेरे टच में नहीं आया, नहीं तो मैं भी शायद उसकी कंप्लेंट कर देता। तो गलत तरीके से पैसा कमाना और शॉर्टकट अपनाना ये एक बड़ी टेंडेंसी होती है, क्योंकि ग्लैमर और पावर इतनी बड़ी है सिविल सर्विस में, हर एक को अट्रैक्ट करती है। चलिए, ये तो सब हो गई इस पर बात। और एक और मैं बात आपको बता दूं कि पूजा खेड़कर के खिलाफ यूपीएससी ने दिल्ली में एफआईआर करा दी है
और उसको बर्खास्त करने की कार्रवाई की जा रही है। लेकिन जो बच्चे सिविल सर्विसेज की तैयारी करना चाहते हैं वो जरा भी हताश ना हो। ऐसे छोटे छोटे मामले आते रहते हैं, इनको छोटा ही समझे, बहुत बड़ा ना समझे। क्यों? क्योंकि यदि आपने इनको बड़ा समझा तो आपका मनोबल टूटेगा और जो आपकी मेहनत करने की क्षमता है वो कम होगी। तो लास्ट कमेंट मैं अनुज जी से लूँगा कि बच्चों के लिए जो तैयारी करना चाहते हैं, आईएएस, आईपीएस, सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं, उनके लिए क्या संदेश है? देखिए, बिल्कुल मैं इमरान जी की बात से सहमत हूँ कि कई बार छोटी मोटी गड़बड़ी हो जाती हैं, और जो होती है तो पकड़ी भी जाती है और हाथों उन पर सजा भी होती है, एक्शन भी होता है। भारत हमारा ऐसा देश है कि अगर कहीं कोई अपराध करता है तो तुरंत उस पर कार्रवाई होती है, और ये जब जितने इतनी सारी मैन पावर, इतनी ज़्यादा खेल इन्वॉल्व होते हैं तो वहाँ छोटी मोटी गड़बड़ियाँ कामयाब हो जाती हैं। लेकिन इवन दैट हमारे यहाँ फिर भी सिलेक्शन प्रोसेस बड़ा इंटैक्ट है। मैं बहुत सारे बच्चों से, हज़ारों बच्चों से आज तक पूछ चुका हूँ, उनका सिलेक्शन में कोई गड़बड़ी, उनको चयन में कोई परेशानी, उन्होंने कभी नहीं कहा कि यहाँ हमने जितना एक्सपेक्ट किए तो उतने नंबर उससे कम आए। जितने सेलेक्ट हुए सब प्रॉपर वे में सेलेक्ट हुए, उनके से कोई पैसा नहीं मांगा गया। तो ऐसे मेरे पास हजारों उदाहरण हैं। तो इसलिए अगर कोई 1, 2, 4, 5, 7, 10 लोग ऐसे हमें मिल जाएं जिन्होंने गड़बड़ी करी है, तो वो धरे जाते हैं, पकड़े जाते हैं। और हमारा आज भी जो सिलेक्शन प्रोसीजर है यूपीएससी के जितने एग्जाम का, वो बहुत इंटैक्ट है, बहुत सुरक्षित है। और हमें अपनी सरकार पर भी, अपने संवैधानिक संस्थानों पर भरोसा रखना चाहिए। और आप बहुत क्षमतावान हो, हर व्यक्ति अपने आप में सूरज है, आपके अंदर ऊर्जा भरी पड़ी है, तो उसका सही इस्तेमाल करें, सही दिशा पकड़िए और अपनी क्षमताओं का सही से उपयोग करते हुए अपना डाइवर्जन मत कीजिए, किसी गलत दिशा में, व्यसनों में डाइवर्जन मत कीजिए, किसी तरीके के सोशल मीडिया के गिमिक में अपने आप को डाइवर्ट मत कीजिए। किताबें सबसे अच्छी साथी होती हैं, उनको दोस्त बनाइए और सिस्टमेटिक प्रोफेशनल वे में अपनी स्टडी कीजिए। निश्चित रूप से आप चयनित होंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। कैरियर प्लस सदा आपके साथ है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना टाइम दिया। जय हिंद जनाब को। और बस लास्ट में यही, जो तैयारी करना चाहता वो खुल के, खुले मन से, खुले दिमाग से तैयारी करे और भूल जाए इस तरह की गड़बड़ी को। धन्यवाद। आप देखते रहिए जय हिंद जनाब।